हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे पास आज एक ये SMPS है जो कि आपको यहाँ दिख रही होगी इस तरह की, और ये काफ़ी टाइम से रखी हुई थी। दरअसल काम में नहीं थी, तो सोचा कि आप लोगों को समझाने के लिए इसका एक बार सर्किट डायग्राम हम देखेंगे और उससे पहले समझेंगे कि इसमें क्या क्या किस तरह से है। तो आपके सामने ही मैं से खोल रहा हूँ, ठीक है। और इसकी निकल जाए पेज। ठीक है, तो ये निकल गया है। बाकी ये कोई कागज़ था, तो यहाँ हमने अलग कर दिया है इसे। तो ये है इसका सर्किट प्लेट, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसमें कैसा क्या है, देखिए काफ़ी धूल मिट्टी सी हो रखी है इस पर। और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ था, तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि दरअसल इस तरफ नहीं है, तो जहाँ लिखा हुआ है देखिए एडजस्टमेंट है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हो सही से। अब देखिए +B+ लाइन न्यूट्रल इस तरफ दिए हुए हैं, मतलब कि जो हमारी सप्लाई सेक्शन है ये, और इसी में लाइन न्यूट्रल इस तरफ है, और ये हमारी आउटपुट है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट यहाँ लगे हुए हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जो प्राइमरी सेक्शन है वो दरअसल इस वाले सेक्शन को ही हम इनपुट सेक्शन बोलते हैं, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर से पहले जो सेक्शन बना होता है वो यही है। और ये देखिए इसमें एक स्विच दिया हुआ है जो कि सिलेक्शन बताता है हमारा कि आप 220 वोल्ट पे कर रहे हैं या फिर 110 पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे 110, यहाँ 220 है इस तरफ, और इस तरफ 110 है। तो ये सप्लाई जो है आप देखिए पहले कि यहाँ से हमारा 220 वोल्ट जो आता है वो यहाँ तक आता है। यहाँ आने के बाद में सीधा ये लाइन फिल्टर पे चला जाता है, और यहाँ देखिए फ्यूज़ लगा हुआ है। तो यहाँ जैसे कि लाइन है, लाइन पे फ्यूज़ है, फ्यूज़ के बाद में सीधे यहाँ आई है सप्लाई, और इसकी जो है वो सीधे यहाँ लाइन चौक से सीधे यहाँ आ जाती है। तो यहाँ एक तरीका इस तरह से दिया हुआ है। ये SMPS पूरा देख रहे हैं आप, और आज हम लोग जो बात करेंगे वो इस ब्रिज रेक्टिफायर से लेके आगे आगे तक का सिरा जो है, यानी कि ये हिस्सा जो है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये किस तरह से प्रोटेक्शंस होते हैं इनपुट लाइन में, और कैसे क्या कंपोनेंट लगाए जाते हैं, फ्यूज़ का क्या रोल है इसमें, और साथ ही जो कुछ और कंपोनेंट भी लगे हैं सेफ्टी के पर्पज़ से वो क्यों लगाए जाते हैं, वो सारा कुछ हम देखेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार एनिमेशन से कि किस तरह से ये कंपोनेंट आपस में जुड़े रहते हैं और क्या सेफ्टी देते हैं। दोस्तों, तो यहाँ हम आज देखेंगे SMPS इनपुट, और इसका एनिमेशन वीडियो यहाँ आपके सामने है आज। तो चलिए देखते हैं। कुछ इस तरह का ओवरव्यू हम बता चुके थे पिछले वीडियो में SMPS का, और जिन लोगों ने नहीं देखा है ओवरव्यू कि ये सिस्टम कैसे काम करता है और ये सारी कंपोनेंट लगे हैं वो क्यों लगे हैं, और किस तरह से ये सप्लाई एंटर होती है, फिर क्या होता है, उसके बाद से हमें आउटपुट मिलती है, तो प्रोसेसिंग किस तरह से होती है वो जानने के लिए वो ओवरव्यू। यहाँ कंपोनेंट की डिटेल्स कुछ नहीं दी है, सिर्फ ये बताया गया था कि कहाँ से सप्लाई एंटर होती है, किस तरह से प्रोसेस होती है, और फिर हमें आउटपुट कैसे मिलती है और फीडबैक क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ हम आगे देखते हैं। देखिए कुछ इस तरह की पावर सप्लाई भी आपको मिल सकती है, जबकि ये हालांकि जनरली ऐसी ही मिलती है। वो इंडस्ट्रियल यूज़ की SMPS थी हाई ग्रेड की, और ये जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं एडेप्टर, उसके अंदर कुछ इस तरह की सप्लाई आपको मिलती है, ठीक है। तो ये हो सकती है, या फिर इस तरह का सर्किट भी वहाँ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम पहली वाली सप्लाई जो यहाँ थी, तो इसे बड़ी स्क्रीन पे देख लेते हैं।
और यहाँ हम क्या करते हैं, पेन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम आपको मार्क करके बताते हैं कि जो ये एरिया है इतना, यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये कैपेसिटर है, और यहाँ से लेके ये यहाँ तक का। अब ये जो एरिया है ये आपका पूरा इनपुट सेगमेंट के जो प्रोटेक्शंस होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, वो यहाँ लगे हुए हैं। तो इसी एरिया के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले हम इसे हटा देते हैं और इसको यहाँ से हटा के, ठीक है, दोबारा से हम कर्सर अपना लेज़र ले लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब सबसे पहले क्या है, देखिए यहाँ फ्यूज़ दिख रहा है आपको, एनटीसी है, एक पीएफ है, ईएमआई फिल्टर है, यानी कि एक ये जो आपको ट्रांसफार्मर सा दिख रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। और एक यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर और एक कैपेसिटर है। इतनी सारी चीज़ आपको दिख रही हैं। तो ये वाला जो SMPS है, इसमें भी कुछ इस तरह का ही है। इनपुट यहाँ से दिया जाएगा, ये फ्यूज़ होल्डर है, और ये वो यही ट्रांसफार्मर जैसा एक कंपोनेंट यहाँ भी है। और ये इस तरह से सिस्टम पूरे लगे हुए हैं। यहाँ देखिए ब्रिज रेक्टिफायर ना देके डायोड दिए हुए हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनपुट में इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होता, तो हमें बहुत ज़्यादा बड़े डायोड या फिर ब्रिज रेक्टिफायर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है, अभी तक हमने बताया था कि उस पर जो हमारे बीच के 2 पॉइंट होते हैं वो AC इनपुट होता है, और जो सिरा कटा हुआ होता है वो हमारा प्लस किस तरफ होता है, वहाँ से आउट मिलता है प्लस में, और जो कोना बना हुआ होता है उस तरफ वाले पिन से हमें नेगेटिव मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ इतना हो गया। और इसके बाद से हमें अभी आउटपुट सेक्शन, यानी कि इसके ब्रिज रेक्टिफायर का जो आउट मिलता है, प्लस माइनस सप्लाई से मतलब नहीं है, हमें जो AC सप्लाई इनपुट होती है उसी से मतलब है। तो इस वीडियो में सिर्फ उसी के बारे में चर्चा की जाएगी। तो आगे देख लेते हैं, कुछ कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए थे, जैसा एक ट्रांसफार्मर जैसा हल्का सा छोटा सा दिख रहा है, क्योंकि इसमें वाइंडिंग है तो इसलिए मैं ट्रांसफार्मर बोल रहा हूँ, कि जनरली लोगों को इस तरह का ही लगता है देखने में, तो हो सकता है शायद वो इसे ट्रांसफार्मर ही समझ लेते हो, छोटा सा। और उसके साथ ही कुछ इस तरह का ये कंपोनेंट भी आपको दिख सकता है, और एक ये काला सा भी आपको दिखा होगा उसमें, तो ये लगा हुआ था उसमें। ठीक है, तो पहला वाला जो होता है वो EMI फ़िल्टर होता है। अब EMI फ़िल्टर किस लिए यूज़ किया जाता है, तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, यानी कि कई बार क्या होता है कि कुछ और टाइप की फ्रिक्वेंसीज़ भी होती हैं एटमॉस्फेयर में, और रेडियो फ्रिक्वेंसी भी हो सकती हैं, या किसी और तरह की नॉइज़ भी आपके मेन लाइन में आ सकती है। जनरली जो हमारे घरों में मेन सप्लाई आती है वो 50 हर्ट्ज़ की होती है, तो उससे ऊपर अगर कोई भी फ्रिक्वेंसी है तो इस EMI फ़िल्टर से गुजरेगी तो वो यहाँ ख़त्म हो जाती है। आगे देखते हैं, मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर, तो ये एक MOB बोलते हैं इसे, और ये एक प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है कि लिमिट से ज़्यादा अगर वोल्टेज आ जाएगा तो ये क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट कर देगा खुद को, यानी कितना ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी शॉर्ट सर्किट ही हो जाएगा एक तरह से ये, और इस तरह से सप्लाई आगे नहीं जाने देता, खुद को डिस्ट्रॉय करके आपकी सप्लाई को बचा देता है, और फ्यूज़ आपका उड़ जाता है या फिर NTC उड़ जाता है। तो NTC क्या है वो भी देख लेते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। देखिए ये इस तरह के कंपोनेंट हैं कि जो टेम्परेचर के साथ अपना रेजिस्टेंस भी कम ज़्यादा करते हैं। अब ये NTC है तो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट हो गया। एक PTC भी होता है, वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, यानी कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस घटता है। PTC का क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो साथ ही उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जस्ट इसके अपोजिट PTC होता है, और ये NTC है। नेगेटिव टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस गिरता है, और ये अपने आप को बहुत कम रेजिस्टेंस पे लेके आ जाता है। ठीक है, जब ये स्टार्ट होता है, जैसे हीट होने लगेगा, या तो इसे बाहर हीट मिल जाए या फिर काम करते हुए खुद ही हीट होने लगे, दोनों तरीके से इसका टेम्परेचर गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ हम ले लेते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, क्योंकि सबसे मेन यही है, क्योंकि AC से DC जब तक नहीं बनेगा हमारी सप्लाई काम नहीं करेगी। तो पहले AC सेगमेंट को ही हम देख लेते हैं, DC तो बाद में देख लेंगे। तो रेक्टिफायर से देखिए बता चुके थे
ये हमारा डीसी सेगमेंट हो गया। एबव 300 वोल्ट डीसी यहाँ बनता है। ठीक है, तो अब इनपुट लाइन देख लेते हैं हम। इनपुट लाइन पे क्या होता है कि लाइन और न्यूट्रल आएगा और देखिए सीधे इस तरह से ये यहाँ पे आपको दिख जाता है बनता हुआ। तो यहाँ जो जनरली सस्ते जो एसएमपीएस होते हैं हमारे, उनमें क्या होता है कि लाइन और न्यूट्रल, देखिए यहाँ लाइन हो गया, एक न्यूट्रल हो गया, इस पर एक सिंपल फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं और वो सीधे हमारे जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसके इनपुट पे चली जाती है और न्यूट्रल हमारा होते हुए सीधे यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल से इतना ही मिलेगा आपको। जो सस्ते टाइप के एसएमपीएस या एडेप्टर होंगे उनमें इतना ही देते हैं। अब ब्रिज रेक्टिफायर की जगह आपके डायोड भी हो सकते हैं या इस तरह का एक ब्रिज रेक्टिफायर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब 220 वोल्ट एसी हम यहाँ देते ही हैं। इसके बाद से यहाँ कुछ लिख के आ गया प्लीज़ लाइक, तो वो तो समझदारी है, आप लोग कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सब्सक्राइब नाउ भी लिख के आ गया है। तो जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन भी दबा सकते हैं, जिससे कि जब मैं वीडियो पोस्ट करूं तो आपको ये सीरीज़ की वीडियो आसानी से मिल जाए और आप टाइमली देख पाएँ उन्हें। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक तरीका वो हो गया। अब अगले तरीके में देखते हैं हम लोग कि दो हमारे लाइन न्यूट्रल के जो वायर होते हैं उन पे कुछ और कंपोनेंट लगे होते हैं। तो देखिए एनटीसी यहाँ हमने यूज़ कर लिया, लाइन पे एनटीसी हो गया और इसके जस्ट नीचे एक फ्यूज़ हो जाता है। अब फ्यूज़ इसलिए लगाया जाता है कि मान लीजिए एनटीसी जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, कोई शॉर्ट सर्किट होता है पीछे, तो हमारा फ्यूज़ उड़ जाए। ये भी सेफ्टी है एक। और ये होता है कि हमारा जो ड्रॉ करंट ज़्यादा लेता है एकदम से एसएमपीएस, उसको कंट्रोल करने के लिए एनटीसी लगाया जाता है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए हमारा फ्यूज़ काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद से लाइन और न्यूट्रल हमारा इससे जुड़ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं लाइन हमारी एनटीसी से होके जा सकती है। अब आप इस एनटीसी को न्यूट्रल पे भी लगा सकते हैं, फ्यूज़ को लाइन पे भी लगा सकते हैं, यानी कि इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। यहाँ तो सिर्फ बताने के लिए आपको मैंने लगा दिया है कि ये यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा। आप इसे उठा के ऊपर लगा दीजिए, ऊपर वाले को नीचे लगा दीजिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, उसके बाद से हम आगे देखते हैं अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं। तो ये एमओबी आ जाता है रोल में। तो एमओबी डायरेक्ट लगा होता है हमारा लाइन और न्यूट्रल के साथ में, और एक पे एक निर्धारित वोल्टेज होता है। उस वोल्टेज से अगर ऊपर सप्लाई आती है तो क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और जब शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ से जो हमारी लाइन आ रही है वो न्यूट्रल के साथ शॉर्ट हो जाएगी, तो उस टाइम पे हमारा फ्यूज़ उड़ जाता है। तो जब भी एसएमपीएस में फ्यूज़ उड़ा हुआ हो तो आप एमओबी भी एक बार देख लें कि हो सकता है कि ये जल गया हो, तो उससे पहले निकाल दें, उसके बाद ही फ्यूज़ लगाएं। अगर उससे पहले फ्यूज़ लगा दिया आपने तो दोबारा से फ्यूज़ उड़ जाएगा, क्योंकि एमओबी में शॉर्ट सर्किट बना हुआ है अगर तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद से देखिए एक रेजिस्टेंस लगी रहती है। ठीक है, वैल्यू इसकी कुछ भी हो सकती है, हाई वैल्यू की हो सकती है रेजिस्टेंस ये। और उसके बाद से हम आगे देख लेते हैं कि इसमें मेन लाइन पे एक पीएफ फिल्टर हो गया, और पीएफ के बाद में सॉरी ईएमआई फ़िल्टर हो गया। ये ईएमआई फ़िल्टर का एक एक सिरा हमने यहाँ यूज़ कर लिया है, और जो ऊपर के सिरे हैं यानी कि एक यहाँ से और एक यहाँ से, या सेकंड सिरे इनके जो होते हैं वहाँ से हम लाइन और न्यूट्रल इसमें देते हैं। और एनटीसी को और फ्यूज़ को हम पहले ही बता चुके हैं, तो यहाँ हम पूरा कर देते हैं उन्हें इस तरह से जल्दी से। एमओबी रोल में आ गया, क्योंकि एमओबी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम बता चुके थे। उसके बाद से रेजिस्टेंस आ जाता है। रेजिस्टेंस के बारे में अभी बता दिया था कि यहाँ वैल्यू इसकी हाई रहती है थोड़ी सी, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ लोड बना के रखती है। और ये उसके बाद से एक पीएफ रहता है कि अब जो नॉइज़ यहाँ बची होंगी तो वो इस पीएफ के साथ में निकल जाती हैं। तो यहाँ इस तरह से मेन लाइन के साथ हमारा पीएफ भी लगा रहता है। ठीक है, उसके बाद से ईएमआई फ़िल्टर के बाद भी एक पीएफ लगा रहता है, जैसा कि हमने अभी उसमें दिखाया था आपको मीन बेल वाली एसएमपीएस में, कि उसमें 2 पीएफ लगे हुए थे। तो एक फर्स्ट में लगा हुआ था ईएमआई फ़िल्टर से पहले, और एक ईएमआई फ़िल्टर के बाद लगा हुआ था। तो ठीक है, इस तरह से 2 लगे हुए होते हैं। अब इनको हम इस तरह से लाइन और न्यूट्रल के साथ
सेम जैसे पहले वाला जुड़ा हुआ था वैसे ही सेम ये जोड़ देते हैं। अब इसके बाद भी कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि ये 2 पीएफ हैं, तो ये क्या करते हैं, एक लाइन के साथ जुड़ा रहेगा एक सिरा इसका, और एक न्यूट्रल के साथ में सिरा जुड़ा रहता है इसका, और उसके साथ ये दोनों सिरे आपस में जुड़े रहते हैं, और ये चले जाते हैं सीधे जो हमारी अर्थ वाली लाइन होती है एसएमपीएस में। अर्थ, क्योंकि 3 पॉइंट होते हैं, लाइन, न्यूट्रल, एक अर्थ, तो अर्थ वाला जो सिरा होता है वो हमारा कुछ इस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ होता है। और ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी स्टडी किया है मैंने, और कई सारे सर्किट डायग्राम देखे हैं, तो उनमें से ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा अगर प्रोटेक्शन कहीं दिया जाता है, सबसे ज़्यादा नॉइज़ कम की जाती है, तो वो इसी सर्किट के द्वारा की जाती है। इससे आपको कम ही देखने को मिलेगा। बाकी अगर इस तरह का मिलता है आपको देखने के लिए तो ये बेस्ट है आपके लिए। इस तरह से ज़्यादा कंपोनेंट नहीं हो सकते फिर, अगर प्रोटेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें अब काफ़ी सारे प्रोटेक्शन ऐड हो गए हैं। देखिए शॉर्ट सर्किट के लिए यहाँ ऐड कर दिया है, और करंट लिमिट के लिए एनटीसी ऐड किया हुआ है, और फ्यूज़ शॉर्ट सर्किट के टाइम उड़ जाएगा उसके लिए यूज़ किया है। एक रेजिस्टेंस यहाँ दिया जाता है लोड के टाइप में, तो वो भी यहाँ दे रखा है। पीएफ एक हमारा ईएमआई फ़िल्टर से पहले ही दे दिया है, और एक यहाँ पीएफ ईएमआई फ़िल्टर के बाद दिया है। 2 पीएफ हैं जो सीरीज़ में लगे हुए हैं, और उन्हीं से हमारा अर्थ वाला पॉइंट निकल जाता है। तो ये सेगमेंट हो जाता है हमारा सप्लाई का इनपुट सेगमेंट। और पिछला वीडियो हमारा ओवरऑल हो चुका था। अगले सेगमेंट में हम पीडब्ल्यूएम सेक्शन देखेंगे इसका, कि अब इस सप्लाई से जो हमारी प्लस और माइनस होती है उसके साथ में जो हमारा पीडब्ल्यूएम सेक्शन है वो कैसे काम करता है, और क्या क्या उसमें चीज़ें लगती हैं। चलिए यहाँ फाइनल व्यू हम देख लेते हैं कि हमारा जो सारा कुछ कंपोनेंट लगने के बाद में और एसएमपीएस का जो डायग्राम बनता है वो किस तरह का बन जाता है। तो देख लीजिए यहाँ इनपुट सेगमेंट पे ये इस तरह का पूरा जो अभी बता चुके हैं हम आपको, वो इस तरह से यहाँ जुड़ जाता है, और उसके बाद से पूरा एसएमपीएस का ओवरव्यू हो जाता है। अब देखिए इनपुट सेगमेंट इसमें हो गया। आगे हम पीडब्ल्यूएम सेक्शन यहाँ देख लेंगे, जिसके बाद से क्या क्या इसमें चीज़ें लगती हैं, फीडबैक का क्या इशू है इसमें, और फीडबैक क्यों ज़रूरी है, और उसके बाद से हमें आउटपुट कैसे मिलता है, कैसे रेगुलेट होता है, वो सारी बातें हम आने वाले टाइम पे अगले वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, और वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए थैंक्स।